नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता और आज इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत हैं, गुजरात के युवा नेता जो कि अब सबको हैरान करते हुए गुजरात में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं। मैं हार्दिक पटेल की बात कर रहा हूं। हार्दिक पटेल मेरे साथ जुड़ गए हैं इस समय। हार्दिक पटेल, सबसे पहले तो मुबारकबाद, आप इतनी कम उम्र में गुजरात जैसे अहम राज्य में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन गए। हार्दिक, पार्टी ने मुझे कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है वो मेरे लिए पद नहीं है, लेकिन एक चुनौती है। ऐसी चुनौती जिस स्टेट में 30 साल से बीजेपी की सरकार है, उस प्रदेश में जनता को साथ लेते हुए पार्टी को मजबूत भी करना है और सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में उनके दिखाए हुए भरोसे। हार्दिक, हम सुन रहे हैं कार्यकारी अध्यक्ष लिखा हुआ है। वो तो समय देखेंगे, अभी कार्यकारी की है और कार्यकर के रूप में हम काम करेंगे। राहुल जी और सोनिया जी के दिखाए हुए विश्वास पर काम करेंगे और आने वाले दिनों में प्रदेश के हर गांव में जाके कांग्रेस पार्टी को मजबूत भी करेंगे और 2022 के विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बने, यही हमारा लक्ष्य और ध्येय है। हार्दिक, आपने ऐसे समय में कांग्रेस की कमान संभाली है गुजरात में, जब हम देख रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अपने अंदर से उसमें विस्फोट हो रहा है। 2 फाड़ हो गई है कांग्रेस पार्टी राजस्थान में। इससे पहले मध्य प्रदेश, आप भी युवा नेता हैं और अब तो कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं। हो क्या रहा है कांग्रेस के अंदर? ये एक एक करके युवा नेता पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। देखिए, एक ही छत के नीचे रहने वाले माता पिता के साथ बेटे का भी विवाद हो सकता है, लेकिन घर का मामला घर में रहे, यही बड़ी जिम्मेवारी होती है घर के बुजुर्गों की और घर के नौजवानों की। पार्टी के अंदर राजस्थान में जो हुआ, मध्य प्रदेश में जो हो रहा है, कहीं ना कहीं इन पर आत्ममंथन पार्टी के हाईकमांड भी करते होंगे और वो भी चिंता में होंगे कि हमने सचिन पायलट जी को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी बनाया था, प्रदेश के अध्यक्ष भी बनाया था। उसी प्रकार हमने मध्य प्रदेश में ज्योतिराज सिंधिया जी को भी इतनी बड़ी जिम्मेवारी लगातार 17 साल तक दी। तो कहीं ना कहीं बात वो क्यों जा रहे हैं उस पर तो आत्ममंथन जरूर होगा। लेकिन गुजरात जैसे स्टेट में जब मुझे ये जिम्मेवारी मिली तो मेरे लिए चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, क्योंकि हर गांव में, हर शहर में हमें कांग्रेस को मजबूत भी यहाँ करना होगा और साथ ही साथ जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता की समस्या है, उन समस्या के समाधान के साथ हम लोग काम करेंगे। मेरी राजनीति विरोध की राजनीति नहीं होगी। हम सिर्फ विरोध की राजनीति को बढ़ावा नहीं देंगे, हम समस्या के साथ समाधान की राजनीति देंगे कि किस गाँव में किस व्यक्ति को क्या परेशानी है, किस शहर में किस जनता को क्या परेशानी, उस पर हम लोग काम करेंगे। सभी धर्म और सभी समाज के लोगों को साथ लेकर चलेंगे और कांग्रेस पार्टी को गुजरात में मजबूत बनाएंगे। मैंने स्पष्ट कहा था मानक जी, कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि 30 साल से गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया, लेकिन आज भी गुजरात के अंदर जनता के मुद्दे बहुत है जिस पर कोई बात नहीं होती। मैं जनता से कहना चाहता हूं, मेरे 6 करोड़ गुजराती भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं कि आप एक बार भरोसा कांग्रेस पर गुजरात में दिखाइए। कांग्रेस ने गुजरात में नर्मदा का काम किया, अहमदाबाद रिवर फ्रंट का काम किया, गुजरात के गांव को गोकुलिया गांव बनाने का भी काम किया है। तो कांग्रेस ने अच्छा काम किया। फिर से एक बार कांग्रेस पर भरोसा दिखाना चाहिए, जताना चाहिए और हम जनता को भरोसा भी देंगे कि 2022 में हमारी सरकार बनेगी तो आपके एक एक मुद्दों पर काम किया जाएगा। और हम तो विकास का मतलब यही समझते हैं कि हर एक व्यक्ति का विकास उसी से ही तो गुजरात का विकास होता है। अब 20 साल होने को आ गए हार्दिक, गुजरात में तो आपकी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हरा नहीं पा रही है। 20 साल से ऊपर हो गया। इस बार आपको क्यों उम्मीद है कि 2022 में आपकी पार्टी बीजेपी को गुजरात में हरा देगी? 2002, 2007 और 2012 में नरेंद्र भाई मोदी ने यहाँ के जब मुख्यमंत्री थे, लोगों को गुमराह करके, डरा के, धमका के उन्होंने सत्ता वापस अपने हासिल की थी। लेकिन 2017 के चुनाव में यहाँ की जनता ने, हम जैसे लोगों ने एक मजबूत विपक्ष देने का काम किया था और 80 विधानसभा सीट पर कांग्रेस की जीत हुई थी। 2022 के अंदर जो कमियां 2017 के चुनाव में रह गई थी, जो कमियां जनता और कांग्रेस के बीच में गैप के तौर पर रह गई है, उसको भरने का, उसको जोड़ने का हम लोग काम करें। और आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के बाद, ये लॉकडाउन की परिस्थितियों में गुजरात की सरकार यहाँ की स्थिति को संभालने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। आप सिविल अस्पताल का मामला देखिए, यहाँ पर बेरोजगारी का मामला देखिए, यहाँ पर किसानों की हालत देखिए। तो इन सारे मुद्दों पर हम लोग काम करेंगे और हम पूरे प्रदेश के मुद्दों के साथ ही साथ हर एक विधानसभा के प्राथमिक सुविधाओं के मुद्दे पर भी काम करेंगे। मारक जी, आपको बताते हुए मुझे हैरत होती है और दुख भी होता है कि मेरे गुजरात में, हमारे गुजरात में, गांधी और सरदार पटेल के गुजरात में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई है, स्वास्थ्य सुविधा पूरी तरह से खत्म हो गई है। अगर 30 साल के भाजपा के इस शासन में
आज भी स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा सुविधा ठीक से ना हो पाई हो तो हमें उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। जनता के लिए हम इस बात पर लड़ेंगे, बोलेंगे और जीतेंगे भी। इसके साथ साथ मैं कहूंगा कि ये गुजरात स्टेट जो गुजरात मॉडल के नाम पर जाना जाता था, नरेंद्र मोदी ने झूठा मॉडल पेश किया। आपको मालूम नहीं है कि आज भी यहाँ किसानों को पानी नहीं मिलता, आज भी यहाँ पर किसानों को वक्त पर बिजली नहीं मिलती, आज भी गुजरात का किसान आत्महत्या करता है। तो इन सारे मुद्दों पर हम लड़ेंगे, बोलेंगे। ठीक है, आपने कहा 2002, 7, 12, 17 4 चुनाव थोड़े कोई लोगों को डरा के जीत सकता है। गुजरात में आपकी पार्टी बार बार, यानी मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, इतनी बार हार गई। आप कह रहे हैं डरा धमका कर, ये कैसे हो सकता है? 4 बार, 20 साल कोई ऐसे डरा के लोगों को वोट ले सकता है क्या? क्यों? 2015 से हमने जब सामाजिक आंदोलन की शुरुआत की तो मुझ पर खुद 2 राजद्रोह के मुकदमे लगे हैं, मुझ पर 35 मुकदमे लगाए हैं, मुझ पर 2 साल का एक मुकदमा में सजा भी दे चुके, मुझे बार बार जेल में डालते। डराते तो है ही है, कौन नहीं डराता। और हाँ, आपकी बात बिल्कुल मैं सही, डरा के धमकाने के साथ साथ 2002, 7, 12 और 17 के चुनाव के बाद हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है। हम मानते और वो करेंगे भी सही, हम आत्ममंथन करेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को कहना चाहता हूं कि आप आत्मनिर्भर बनिए, हमारे विधायकों को खरीदने का काम मत कीजिए, आप आत्मनिर्भर बनिए और अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए। आज गुजरात में जितने भी मंत्री है ना साहब, उसमें से 60% मंत्री तो कांग्रेस के हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, आपने कहा कोरोना महामारी से निपटने में गुजरात की बीजेपी सरकार नाकाम रही है, लेकिन वो तो पूरा देश नाकाम हो रहा है। कांग्रेस की सरकारों की तरफ देख लीजिए, अरे आपसे आपका पड़ोसी देख लीजिए महाराष्ट्र, वहां पे क्या हाल हो रहा है, वहां भी तो आपकी मिलीजुली सरकार चल रही है। राजस्थान में कौन से बहुत अच्छे हालात हैं, पंजाब में भी आपकी सरकार है, ये तो सब जगह ऐसे ही हो रहा है। महाराष्ट्र देख लीजिए। मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार गिराई गई, आप वहां की जनता को जाके पूछिए मानक जी, वहां की जनता कही थी कि अच्छी खासी चल रही थी मध्य प्रदेश की सरकार, गिरा दी बीजेपी ने। राजस्थान में अच्छी खासी सरकार चल रही है। आपको मालूम होगा कि एकमात्र हमारे ऐसे मुख्यमंत्री गहलोत साहब थे जिनके एक एक काम पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाइयां देते हैं। स्टेट पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिसके अच्छे कार्यशैली पर खुद प्रधानमंत्री बधाई देते हो। पंजाब के अंदर हमारे अमरिंदर सिंह जी पूरी ईमानदारी से वहां के लोगों के लिए काम करते हैं। महाराष्ट्र में भी हमारी मिली जुली हुई सरकार जरूर है, लेकिन जितना हो सका है हमने किसानों के लिए, नौजवानों के लिए काम किया है। हम आप छत्तीसगढ़ की बात कीजिए ना, छत्तीसगढ़ में बघेल जी पूरी तरह से ईमानदारी से काम करते हैं, एक एक व्यक्ति की चिंता करते हैं। जहां जहां हमारी सरकार है वहां की सरकारें एक एक व्यक्ति की चिंता करती है। नहीं, मैं तो सिर्फ आंकड़ों की बात कर रहा हूं। देखिए हार्दिक, आंकड़ों में हिंदुस्तान में देख लीजिए सबसे ज्यादा आंकड़े कौन से राज्य में आ रहे हैं, आप खुद ही बता दीजिए मुझे। अरे बंबई अगर आप बात करेंगे तो बंबई पूरे हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी है, वहां पूरे देश के लोग आए हैं, जाते हैं। आप मुझे एक बात क्यों नहीं बताते कि ट्रंप के कार्यक्रम के बाद, नमस्ते ट्रंप के कार्यक्रम के बाद अहमदाबाद में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश के आगरा में जो हालत खराब हुए, सवाल सरकार से क्यों नहीं होता, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्यों नहीं होता, स्टेट गवर्नमेंट से ही सवाल क्यों होते? मैं मानता हूं सवाल होने चाहिए, आप सवाल करें अच्छी बात है, लेकिन जो सही है उसको सही भी कहना पड़ेगा। अच्छा हार्दिक एक सेकंड, ये कोरोना वायरस तो चलता रहेगा और इस पर राजनीति और इसके साथ लड़ाई भी हमारी चलती रहेगी। हम हिंदुस्तान है, ऐसे ही लड़ते हैं हम। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, अब जबकि आज आपकी आंखों के सामने सचिन पायलट ने खुलेआम बगावत कर दी है, ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी का सबब है आपके लिए भी, क्योंकि आप भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं गुजरात में, कि राजस्थान में आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री, बताइए, बगावत कर गए और पार्टी छोड़ गए। और अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री गहलोत ने उप मुख्यमंत्री पद से भी हटा दिया, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटा दिया। ऐसा लग रहा है राजस्थान सरकार भी गिरने के करीब पहुंच रही है, संकट आ गया है। मानक जी, वो क्या रहा है आपकी पार्टी में एक के बाद एक? मानक जी, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बात बोल रहा हूं कि सचिन पायलट जी हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट थे, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, प्रदेश में उनके कई सारे विधायक थे, जिसमें से कई सारे विधायक मंत्री भी थे। क्या जरूरत थी बगावत की? पार्टी, आप एक छत के नीचे बैठे हैं, एक दूसरे से मनमुटाव है, आप बैठिए, बात कीजिए, चर्चा कीजिए। और हमने मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में वहां की जनता के लिए ठीक से, बहुत ही अच्छी तरह से सरकार चल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं आपके टीवी माध्यम से, आपकी इस बात से मैं एक बात बता दूं पूरे हिंदुस्तान को, कि चीन और कोरोना के मुद्दे पर विफल साबित हुई ये सरकार मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। जहां हमारी सरकार चल रही है वहां एसओजी ने, वहां की पुलिस ने एक खुलासा भी किया था कि हमारे विधायकों को 25-25 करोड़ देकर खरीदने का प्रयास हुआ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी ये हुआ है, गोवा में भी हुआ था, मणिपुर में भी ये हुआ था।
आपने खुद महाराष्ट्र में भी देख लीजिए, तो हमारे विधायकों को वो खरीद रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो सरकार जनता के फैसले से बनी हो उसको गिराने का मतलब क्या है? क्यों आप संविधान के खिलाफ जा रहे हैं? क्यों आप जनता के फैसले के खिलाफ जा रहे हैं? राजस्थान में हमारे गहलोत साहब और पायलट जी के नेतृत्व में सब ठीक ठाक चल रहा था। ऐसा गुमराह किया गया लोगों को, सचिन पायलट जी को, विधायकों को गुमराह किया गया और आज लड़ाई वहां शुरू हो गई। संविधान के द्वारा फैसला की गई सरकार आज गिरने के कगार पर आ गई है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान को डराकर सत्ता पे राज कर रही है, आप समझ लीजिएगा। लेकिन वो ये ना भूले कि काफी लोग हम जैसे हैं जो आपसे डरेंगे भी नहीं और लड़ेंगे। ठीक है, नहीं हार्दिक, मैं तो ये कह रहा हूं ऐसा कैसे हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ उनके सारे विधायकों को बीजेपी ने डरा दिया या खरीद लिया। अब सचिन पायलट के साथ उनके सचिन पायलट को भी उनके विधायकों को भी बीजेपी ने डरा लिया या खरीद लिया। कांग्रेस की आप इसमें अंदरूनी कलह बिल्कुल नहीं मानते? पहले वहां पर कमलनाथ के साथ, अब यहां गहलोत जी के साथ। मान लीजिए ना कि पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी की लड़ाई कांग्रेस में चल रही है। मानक जी, जब ज्योतिराज सिंधिया जी, हमारे आदरणीय माधवराव सिंधिया जी का देहांत हो, उसके बाद वो तुरंत पार्टी में आए थे, वो तुरंत संसद सभ्य बने थे। दूसरी बार भी संसद सभ्य बने, मिनिस्टर बने, तीसरी बार भी संसद सभ्य बने। वो 2019 में चुनाव हारे, 1 साल भी नहीं हुआ चुनाव हारे और तुरंत उन्होंने पार्टी छोड़ दी। क्यों? धीरजता तो रखिए। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, बेचारा धीरज के साथ बैठा है, सिद्धांतों के साथ बैठा है, विचारधारा के साथ बैठा है। तो हमारे जितने भी पार्टी के नौजवान लीडर है, जैसे हम हैं, पार्टी ने आज मेरे जैसे नौजवान पर भरोसा दिखाया। हम मेहनत करेंगे, लड़ेंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो चुप बैठेंगे, लेकिन झगड़ा करके ये नहीं दिखाएंगे कि हमारा परिवार टूटा हुआ है। कांग्रेस पार्टी एक है, कांग्रेस पार्टी नेक है। वरिष्ठ नेताओं की आगेवानी में, वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में, उनकी सलाह से, उनके अनुभव से कांग्रेस का एक एक नौजवान कार्यकर्ता लड़ेगा और तालमेल बिठाकर फिर से देश में और प्रदेश में सरकार बनाएगा। हार्दिक, क्या कुछ एक कांग्रेस के अंदर के नेताओं का यह कहना है कि जो भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहा है, चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान या फिर कोई और राज्य, वो सत्ता के लालच में जा रहा है या किसी और लालच में जा रहा है? आप भी यही बात कहेंगे राजस्थान में सचिन पायलट और उनके समर्थकों के बारे में? देखिए, एक बात बिल्कुल सही है कि सत्ता की लालच हो या पैसों की लालच हो या किसी पद की लालच हो, उसी से आदमी का मन डगमगाता है। लेकिन मेरा यह स्पष्ट मानना है कि पार्टी ने हर वक्त बड़ी ईमानदारी से लोगों को आगे किया है। जब हमारी सरकार राजस्थान से गिरी, राजस्थान से तब से हमने पीसीसी प्रेसिडेंट के तौर पर सचिन पायलट जी को मौका दिया था। उन्होंने काफी मेहनत भी की, गहलोत जी के अनुभव के साथ साथ दोनों ने मेहनत करके सरकार भी बनाई, उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी बनाया। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? आप बैठकर तो बात कीजिए, डायरेक्ट आप इस्तीफे की बात पे आ जाते हैं, डायरेक्ट आप मीडिया कैंपेनिंग में आ जाते हैं। आप बैठिए, घर में जाकर बात कीजिए, आप राहुल जी से बात कीजिए, आप सोनिया जी से बात कीजिए। बैठकर हर एक चीज का निकाल होता है, ये मुझे भरोसा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं ना क्योंकि ये बहस पुरानी है हार्दिक। कुछ लोग कहते हैं ये राहुल गांधी की कांग्रेस बन नहीं पा रही है, सोनिया गांधी की कांग्रेस बन नहीं पा रही है, और इसी वजह से दोनों के जो गुट हैं, दोनों के एक एक पक्ष हैं, कुछ बुजुर्ग पुराने नेता हैं, कुछ नए नेता हैं, उनके बीच अंदर ये कलह चल रही है और उसी का नतीजा है। पहले मध्य प्रदेश हाथ से गया और अब देख लीजिए राजस्थान भी जाता हुआ दिख रहा है। आप भी युवा नेता हैं, आपको अभी अभी गुजरात में कमान मिली है पार्टी की। आपने गुजरात में भी ऐसा कुछ महसूस किया क्या? वहां भी इसी तरह की कलह चलती थी क्या पहले? किसी भी प्रकार की कलह नहीं है, सब लोग साथ है, सब लोग साथ मिलकर काम करते हैं। और आप एक बात मैं आपको फिर से कहता हूं कि पिता और बेटे के बीच में कलह होती है, लेकिन वो रिश्ते नहीं तोड़ते। पिता और बेटे के बीच में झगड़े होते हैं, लेकिन घर नहीं छूटते। बैठकर बात होती है, बैठकर चर्चाएं होती है, बैठकर समाधान होता है। और कांग्रेस पार्टी का एक भी विवाद नहीं। आपके टीवी माध्यम से मैं हिंदुस्तान को कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस पार्टी के हमारे पूर्वजों ने इस देश के हितों में जेल में गए हैं। आप थोड़ा वक्त रखिए, मेहनत करते हैं, हम लोग संघर्ष करेंगे, सरकार फिर से बनेगी, देश के हित में काम भी करेंगे और जनता को मजबूती से उनका न्याय भी दिलाएंगे। लेकिन अभी मौका है हमें संघर्ष करने का, और सरकार जहां है नहीं है, सबको साथ मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे नेतृत्व पर हमें भरोसा करना पड़ेगा, हमारे नेतृत्व पर हमें विश्वास रखना पड़ेगा, और आने वाले दिनों में हमें जनता तक जुड़कर फिर से जनता का विश्वास हासिल करना होगा। ओके हार्दिक, जब आपने पाटीदार आंदोलन चलाया था, आपने वहां की बीजेपी सरकार के लिए काफी मुश्किलें खड़ी की थी। मेरा सवाल यह है, क्या आपको भी कभी बीजेपी ने
प्रलोभन लालच देने की कोशिश की थी, अपनी तरफ लाने की कोशिश की थी और आपने मना कर दिया हो, ऐसी कोई घटना आपको याद है? मरते वो है जिसको कुछ चाहिए, डरते वो है जिसके कुछ पुराने रिश्ते हो। हमारे कुछ रिश्ते ही नहीं थे, हम डरते ही नहीं है। कितना डराया, हमें सेक्स कांड में परेशान किया, हमें गलत झूठे मुकदमे लगाकर जेल में डाल दिया, हमें बदनाम किया, हमारे परिवार को परेशान किया। लेकिन हम सिद्धांतों के साथ आए हुए इंसान हैं, हम विचारधारा के साथ आए हुए इंसान हैं। हम गांधी, नेहरू और सरदार की विचारधारा को मानते, उसकी आइडियोलॉजी को समझते हैं। और इसीलिए बीजेपी ने हमें बहुत परेशान किया है। हमारे आंदोलन को बंद करने के लिए करोड़ों रुपए का ऑफर दिया गया था, लेकिन हमने इस देश के इतिहास को समझा है, हमने लोगों को समझा है और इसीलिए हमने एक बात तय की, सामने है सत्ता, यहां पर है संघर्ष। हमने सत्ता को लात मारी है, हमने संघर्ष को पसंद किया है। ओके हार्दिक, बस एक आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष थे सचिन पायलट, थे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्हें हटा दिया गया और कांग्रेस में आप भी उस युवा नेताओं के ग्रुप में माने जाते थे जो राहुल गांधी के करीब था। जैसे इसमें सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा और भी बहुत सारे नेता और एक हार्दिक पटेल भी थे। आपके सचिन पायलट से रिश्ते होंगे, क्यों नहीं आप सचिन पायलट से बात करते और उन्हें समझाते कि आप मत जाइए पार्टी छोड़कर और सरकार बनी रहे? पार्टी हाईकमांड उनका तरीका जो यहाँ प्रोटोकॉल से होता है वो पार्टी हाईकमांड बात करती है। हमारे गुजरात ही के प्रदेश प्रभारी राजीव सातव भी वहाँ गए थे, उनसे बातचीत चल रही है। खुद सोनिया जी और राहुल जी और प्रियंका जी खुद बात करते हैं। तो पार्टी हाईकमांड और पार्टी के वरिष्ठ लीडर जिसके पास अनुभव वो बात करते हैं। लेकिन मेरा तो यही विनती है, अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन नौजवानों को पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए। बुजुर्ग और जितने भी हमारे पुराने राजनेता है पार्टी के, उनके अनुभवों से साथ मिलकर ये संघर्ष करना चाहिए। सत्ता आती है जाती है, लेकिन लोगों के बीच जो प्रेम बना हुआ है उसको हमें बरकरार रखना पड़ेगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हार्दिक पटेल न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। और एक बार फिर से आपको बधाई दे रहा हूं और साथ ही गुजरात कांग्रेस का अध्यक्ष बनने पर आपकी आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं भी। बहुत बहुत शुक्रिया।